तो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, और अगर आपको यूज़ करना है तो आप पेड प्लान ले सकते हैं इसका, लेकिन हम जो छोटी मोटी ऐप्स बनाते हैं ना, तो उसके लिए फ्री वाला ही काफ़ी होता है। कैश 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 है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा, सही है। तो वो ऑफलाइन होता है जो मैं बताया था ना, फायरस्टोर आपको ना ऑफलाइन की सपोर्ट भी देता है, नेट चला जाए तो भी आपके सारे ऑपरेशन चल रहे होंगे, जैसे इंटरनेट मिलेगा उसको वो खुद सिंक कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर कीज वगैरह ये सब लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे फायरस्टोर। डॉक्स में आ जाते हैं, डॉक्स वेट और फिर उसके बाद फायरस्टोर। तो यहाँ पे हमने अभी तक ऐड डेटा वगैरह देख लिया, ये स्ट्रक्चर बताया है डॉक्यूमेंट और कलेक्शन का जो मैंने आपको बता दिया था, सही है। फायरस्टोर इनिशियलाइज हुआ, गेट फायरस्टोर का मेथड फॉलो ऑन डीबी हमने यहाँ पे बनाया था, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया डीबी को। अब जितने भी इसके मेथड हैं वो सारे जो है ना डीबी के साथ चलेंगे। अब जैसे ये सेट डॉक का मेथड है, ये क्या कर रहा है, फायरबेस में एक कलेक्शन बना रहा है और प्लस डॉक्यूमेंट उसके अंदर बना रहा है। ये जो डॉग है ना, ये क्या कर रहा है, एक कलेक्शन और ये कलेक्शन की आईडी, डॉग की आईडी जो डॉक्यूमेंट बना रहा है, और उसमें ये ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। देखिए सिंपली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं और वो फायरबेस में जाके ऐड कर रहा है, सेट डॉग, ठीक है जी। तो अच्छा, ये मर्ज टू क्या करता है, ये एडिट के लिए होता है। क्या आप सेट डॉग के अंदर ही जो आपने फर्स्ट में ये रेफरेंस दे दिया, अच्छा इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं ना, इसको रेफरेंस, मतलब ये जो रेफरेंस बन रहा है ना कि भाई यहाँ पे जाके डेटा सेव करो। सेकंड में आपने डेटा दे दिया, और थर्ड में आप जो है इसको इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो दे सकते हैं, जिसमें एक मर्ज भी है। मर्ज टू का मतलब ये है कि जैसे डेटाबेस में हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में पहले से पड़ा हुआ है नेम, स्टेट और कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ सेम डॉक्यूमेंट में, तो मैं यही सेम चीज़ कॉल करूँगा, बस उसके साथ में मर्ज टू भेज दूंगा। तो वो क्या करेगा, पुराने वाले डॉक्यूमेंट की चीज़ों को रिमूव भी करेगा, उसको भी रखेगा, और जो नई चीज़ जा रही है कैपिटल ट्रू उसको भी रख देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है अपडेट करने का, एडिट करने का। वरना इस तरीके के अलावा एक और तरीका भी है अपडेट डॉक, मतलब वो मेथड ही अपडेट करने का है, या तो वो यूज़ कर सकते हैं या ये वाली तरीका, ठीक है। तो दोनों ही सही है। डेटा टाइप्स देखें, ये बता रहा है जो वहाँ पे हमें नजर आ रही थी ना फायरस्टोर के अंदर, जैसे आप पूछ रहे थे डेटा टाइप्स कौन सी क्या है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ठीक है, नंबर है, टाइम स्टैम्प की इसकी ना एक अपनी टाइप होती है पूरी, जिसमें पूरा टाइम स्टैम्प जो है ना वो स्टोर हुआ होता है, मिली सेकेंड वगैरह सारी चीज़ें। और टाइम के इशू आते हैं ना, जैसे कि हमें पता है कि जब हम न्यू डेट
लगवाते हैं तो वो न्यू डेट कहाँ से उठ के आती है? कंप्यूटर से आती है। तो अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हो ना जो सारी चीजें डेट टाइम पे डिपेंडेंट हो, सब जैसे व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज भेजते हैं, टाइम आता है और इसकी एक लिमिट होती है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर ना डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं आप। टाइम गुजर गया तो उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर मैं आगे जाके टाइम गुजर जाए, अपने मोबाइल के टाइम को पीछे कर लूँ तो मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब नहीं होता, लेकिन पहले हो जाया करता था, ठीक है। और जिसको नहीं पता बोलता है हैक कर लिया, भाई तो हैकिंग हो गई भाई, ठीक है। तो अब ये चीज डिपेंड हो गई टाइम पे। अच्छा, अब टाइम को सिक्योर रखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि टाइम जो है ना वो सर्वर का स्टोर करें। टाइम किसका स्टोर करें? सर्वर का। ये फायरबेस में भी और वैसे भी जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो एक हमारे पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है, एक हमारे पास बैक एंड एप्लीकेशन होती है। बैक एंड एप्लीकेशन जो है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है यूजर के कंप्यूटर पे चल रही होती है, बैक एंड एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर जो सर्वर हमने खरीदा है उस पर चल रही होती है। तो हमने सर्वर का टाइम सेट किया हुआ अपनी मर्जी से, उसको कोई छेड़ भी नहीं सकता। तो जब भी डेटाबेस में हम कोई टाइम वगैरह सेव करेंगे सर्वर का करेंगे, क्यों? ताकि वो एक्यूरेट जाए, कोई भी उसको छेड़ ना सके। ये समझ रहे हैं या नहीं? क्या बोल रहा हूँ? क्या फायदा होगा? हाँ, अगर यूजर अपने कंप्यूटर का चेंज कर देते हैं ना तो हमारी एप्लीकेशन पूरी खराब हो जाएगी, क्या वो टाइम जा रहा होगा सब जगह। तो इस वजह से सर्वर का टाइम स्टोर किया जाए ताकि जो ना एक्यूरेट टाइम जाए, जो टाइम एग्जैक्टली हो रहा है वो ही जाए। तो अब फायरबेस जब आया था ना तो फायरबेस में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने बस सब कुछ तो हो गया, डेटाबेस भी यूज़ कर लिया, सब हो गया, लेकिन टाइम तो अभी भी फ्रंट एंड से भेजना पड़ रहा है। तो फिर कुछ टाइम बाद फायरबेस ने टाइम स्टैम्प वाली चीज़ भी डाल दी थी, जो कि ये है कि आप टाइम स्टैम्प को इंपोर्ट कर लेंगे फायरबेस से, फाइल स्टोर से, और उसको इस तरह कॉल करवा के भेज देंगे। फ्रॉम डैट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली टाइम स्टैम्प को कॉल भी कराएंगे ना तो ये भी जो भी करंट टाइम है वो ले जाएगा, ठीक है। और फायरबेस के सर्वर से उठाएगा ये और वहां पे सही टाइम हो रहा होगा। फिर एरे भी स्टोर हो सकते हैं फाइल स्टोर के अंदर, और एरे के जितने ऑपरेशंस होते हैं ना वो भी कर सकते हैं। पुश पॉप नहीं, जावास्क्रिप्ट वाले नहीं, इसके अपने मेथड है एरे यूनियन करके ना, एरे यूनियन इसका एक मेथड है, अभी दिखाएंगे। उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एरे को अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब एरे में 3 वैल्यू पड़ेगी, चौथी डाल दी, पांचवी डाल दी या एक डिलीट कर दी, बाकी नल टाइप हो सकती है। और मैप, इसको ऑब्जेक्ट को बोलना है मैप। मैप जो था ना, मैप कहाँ पे नहीं था, तो उसमें ही ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारी डेटा टाइप फाइल्स में स्टोर हो सकती है। मैप क्यों कह रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर का नाम है, आई थिंक मैपिंग बोलते हैं ना, रिपीटेशन की चीज की ऐसा कुछ से एरे होती है। तो एरे कोई मैप, जब मैप जो मेथड होता है वो क्या करता है, एरे को अपडेट करता है, उसको मैप करता है। मैपिंग क्या होती है, जैसे एक चीज़ है उसको मैं और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड करके अपग्रेड करूँ, हाँ कस्टमाइज करके। क्या? कैश डेटा क्या मैप होता है? कैश डेटा क्या होता है ये पूछ रहे हैं। कैश जो है ना वो टेम्पररी स्टोरेज होती है, जैसे ब्राउजर में लोकल स्टोरेज है ना उसको भी बोल सकते हैं कैश, ठीक है। तो मैप ये होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम डेटा की मैपिंग बना रहे हैं, तो मैपिंग मतलब एक डेटा है उसको और कस्टमाइज कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उसको जो हमें चाहिए उसको वो बना रहे हैं। इस तरह ऑब्जेक्ट को भी मैप बोल सकते हैं। जैसे पाइथन में इसको ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मेट होता है। सेट डॉक, ऐड डॉक, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क था?
सेट डॉक में अपनी आईडी को दे रहे हैं आप, ठीक है, दोनों में फर्क है। इसमें ये सीडीएस कलेक्शन का नाम, एलए डॉक्यूमेंट की आईडी। ऐड डॉग में कोई आईडी नहीं देते, सिर्फ कलेक्शन का नाम दे रहे हैं। और इसके लिए कलेक्शन का मेथड यूज हो रहा है, उसके लिए डॉग का मेथड यूज हो रहा है। कि यहाँ पे हम सिर्फ कलेक्शन बना रहे हैं, वहाँ पे हम कलेक्शन प्लस डॉग बना रहे हैं, समझे? तो सिर्फ कलेक्शन बना रहे हैं तो आईडी कौन ऐड करेगा? फाइबर्स खुद कर देगा, ऑटो जनरेटेड आईडी होगी, फाइबर्स की तरफ से वो खुद ऐड करेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है आईडी बनानी हो खुद, कि भाई आप चाहते हैं फायरबेस जो रैंडम आईडी बनाता है ना, वो आईडी में खुद बना दूं। तो उसका एक ये भी तरीका है कि डॉग के अंदर कलेक्शन, तो वो आईडी खुद बना देगा ऑटो। ठीक है, आगे अपडेट डॉग का मेथड जो ऊपर मैं बता रहा था। अच्छा, अब थोड़ा इसको करके भी देख लेते हैं चीजों को। अच्छा, वो जो इशू हमारे पास आ रहा था ना एक चेक ऑफ वाले मेथड की वजह से, ये इशू क्या था, ये समझ में आया था? हमने क्यों इसको हटाया था? क्योंकि जब हम रजिस्टर कर रहे थे ना, तो वो ऑथेंटिकेट होता था यूजर, और ये चलने से पहले जब ये वाला फंक्शन चलता था जो डेटाबेस में यूजर का डेटा सेव करे, वो रिडायरेक्ट हो जाता दूसरे पेज पे, तो इस वजह से डेटा नहीं जाता था, ठीक है ना? तो अब इसके हम या तो कस्टम लॉजिक बनाएं खुद, ठीक है ना? क्या हम बोले इसको, ठीक है, या तो हम ये वाली लॉजिक नहीं हटाएं और दूसरी लॉजिक लगाएं, ठीक है, या फिर हम इसी के अंदर कुछ करें, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ अगर, और अपनी लॉजिक जैसा भी मैंने लॉगिन किया वो आगे नहीं गया ना, तो अभी हम इसको बिल्कुल हटा देते हैं, इसको देखते हैं बाद में। ठीक है जी, तो अब मैं चाहता हूँ लॉगिन करने पे ना वो आगे चले जाए, ठीक है? तो किस पेज पे भेजना था हमें? डैशबोर्ड पे। तो मैं लॉगिन पे आया, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है यूजर, बोलूंगा भाई यहाँ पे उसकी लोकेशन खुद से आप चेंज कर दो और उसको ले जाओ डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, ठीक है? मैंने लॉगिन किया और ये मुझे डैशबोर्ड पे ले गया, सही है ना? अच्छा, अब डैशबोर्ड पे वो लॉजिक एक्सेस, अच्छा ये इस लॉजिक में थोड़ा इशू आता है ना, ये जो लॉजिक हमने लगाया था चेक वाला, उसमें थोड़ा इशू आता है, तो उसको हम खुद से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी देखते हैं। अच्छा, अब यूजर मेरा पड़ा हुआ होगा कहाँ पे? फाइल स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना? आईडी वगैरह से हम जब डैशबोर्ड पे ना मेरा यूजर मुझे नजर आए कि कौन सा यूजर लॉगिन है, पता तो चले। तो हमने उस दिन डेटा गेट किया था ना, किस फाइल में किया था? ये गेट डेटा, ठीक है? डैशबोर्ड पे या तो हम app.json चला लेते हैं काम, ठीक है? हम दूसरी तो app.json चलाते हैं, इसमें मैंने गेट डेटा कर लिया, ऑन और स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो अब देखें डैशबोर्ड पे मेरे पास डेटा आ रहा होगा, डॉग इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो डॉग है ये ऊपर से मैंने इंपोर्ट ही किया हुआ, ये डॉग वाला जो है db is not defined, get dog is not defined, ठीक है? ये भी आ गया, ठीक है? और ये डेटा हमारा आ जाएगा। नो सच डॉक्यूमेंट, क्यों भाई? ये यूजर है, इसका डॉक्यूमेंट वहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है? तो देखें फाइल स्टोर ये भी हमें बताता है खुद से, वरना इसके लिए हमें कस्टम लॉजिक लिखनी पड़ती है अपनी बैकएंड के ऊपर कि भाई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो ये रिस्पॉन्स है। तो सिंपल है, देखें
डॉग का पूरा रेफरेंस बना दिया कि भाई ये हमारी कलेक्शन का नाम है, ये उसकी आईडी है डॉक्यूमेंट की जिसको हम मंगवाना चाह रहे हैं, और ये गेट डॉग का मेथड है जो उठा के लेकर आता है। फिर डॉग स्नैप जो ये देता है ना, तो डॉग स्नैप से हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं। ये पूरा ऑब्जेक्ट है डॉग स्नैप। जैसे फैच नहीं करते थे हमारा रिस्पॉन्स आता था, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मेथड मिलता था और ये सब। तो इसी तरह एक डॉग स्नैप फायरबेस ने दिया है हमें और इसके अपने काफी मेथड हैं, ठीक है। और इसके प्रोटोटाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट इस तरह के मेथड बने हैं जो आपको ये डेटा निकाल के देते हैं। अच्छा, एग्जिस्ट एक मेथड ये चेक करता है कि भाई जो रिक्वेस्ट आपने दी है वो डेटा वहाँ पे मौजूद भी है या नहीं, ठीक है। तो एग्जिस्ट ने चेक किया, इसको फॉल्स मिला तो इस वजह से उसने ये चला दिया, ठीक है। और नो सच डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। हाँ, तो अब हम एक काम ये करते हैं, इसको डिलीट करके शुरू से अपना काम करते हैं। नहीं, प्रॉमिस में दे रहा है नॉर्मल मेथड है, ठीक है। प्रॉमिस दे रहा तो फिर अवेट वगैरह लगाना पड़ता है ना इसके आगे, ठीक। कभी भी प्रॉमिस से आपको डायरेक्टली कॉल करना नजर नहीं आएगा, प्रॉमिस है डॉट देन लगा होगा या फिर अवेट लगा होगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ऑथेंटिकेशन से भी हम जो है ना यूजर्स डिलीट कर देते हैं, काफ़ी सारे हो गए, ये खैर है यहाँ पे पड़े हैं, और हम जो है नया यूजर बनाते हैं। रजिस्टर पे जाके या सिर्फ मैं अपनी ये वाली ईमेल डिलीट कर दूँ। अच्छा, देखिए फायरबेस जो है ना इस पे गूगल भी दिखा रहा है, ईमेल भी दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड से भी रजिस्टर किया है और गूगल से भी किया है, तो इसमें दोनों को लिंक कर दिया उसने। वरना वो गूगल में एरर दे देता भाई ये ईमेल तो है ऑलरेडी, लेकिन वैसा होता नहीं है लॉजिकली ना। जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप अपनी ईमेल से कोई अकाउंट बनाए ना और बाद में गूगल से लॉगिन करना चाहें तो वो कर देता है, ठीक है जी। रजिस्टर किया, वैसे हमें रजिस्टर में भी वो ही लगाना चाहिए था कि भाई ये सेव यूजर टू डीबी करें और इसके बाद जो है ना लोकेशन चेंज कर दो, ठीक है जी। अब हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पे हम आ गए और हमारे पास डेटा भी आ गया। जब डेटा आने में टाइम लग रहा है तो इसका हम क्या हल है कि हम क्या करें, जो हमारा डैशबोर्ड का पेज है ना यहाँ पे ना लोडर लगता है। देखिए लोडर कैसे लगता है, और प्लस अगर ईमेल वेरीफाई है यूजर की तो ये ईमेल वेरीफाई सेट वाला बटन भी ना है, ये भी होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इसमें यूजर आ रहा है इसमें देखते हैं कि भाई यूजर की ईमेल वेरीफाई है या नहीं, अभी नहीं होगी, ईमेल वेरीफाइड फॉल्स आ रहा है, ठीक है। या तो यहीं पर ही कर दें या सेपरेट फंक्शन बना लें। सेपरेट फंक्शन बनाएंगे तो कोड अच्छा साउंड होगा, पता होगा हर चीज का। तो हम इसको बोल देते हैं भाई चेक ईमेल वेरीफाई, ठीक है ना। और इसको यहीं पर ही कॉल कर देते हैं, ये इसको कॉल कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ में बोलते हैं कि भाई इफ अगर यूजर डॉट ईमेल वेरीफाइड ये ना अगर ट्रू हो तो आप एक काम ये करना कि जो वेरीफाई वाला बटन है ना हाइड कर देना, सही। आईडी से उसको उठाते हैं, पहले से हमने ऊपर उठाया होगा, इसको क्यों उठाया है
ये वेरीफाई बटन। तो आप जो है वेरीफाई बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन करना है, सही है नहीं? लेकिन जब करना कि जब ईमेल वेरीफाइड ट्रू। अभी ईमेल वेरीफाइड ट्रू नहीं है तो नहीं किया। अच्छा मैं सेंड वेरिफिकेशन ईमेल करता हूँ, ईमेल सेंड हो गई। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ईमेल को, ठीक है? ईमेल आ गई, देखिए मेरे पास, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई हो गया। अब मैं रीलोड करता हूँ, मेरे पास सेंड ईमेल वेरिफिकेशन का बटन नहीं आ रहा। अच्छा देखिए ये भी ब्लिंक कर रहा है, शुरू में आ रहा है फिर जा रहा है, ठीक है जी? तो अब जैसे अब हमें पता है कि डैशबोर्ड पेज पे जो हम सारा काम कर रहे हैं ना, डेटा मंगवा रहे हैं, ईमेल को चेक करवा रहे हैं, तो ये सारा काम ना इस रिक्वेस्ट की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जो है ना क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड का पेज है ना, कुछ जीवाई डाल दें, थोड़ी सी फुल स्टेप डाल दें, ताकि इससे स्पिनर वगैरह इजीली हो जाए। मुझे रजिस्टर क्या साइन अप का फाइन क्या लिखा था, नॉट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव तो यूआई क्या कह रहा था। अरे इसमें स्पिनर पड़ा हुआ होगा ना, तो मिल रहा है। अच्छा मोबाइल में होगा, मैंने कहा इसका मतलब रिस्पॉन्सिव लैपटॉप में देख लिया, ऐसी बातें खाली नहीं जुड़ी है। वो जैसे साइन अप नहीं होगा डबल डिफरेंट आ रहा है, सही। अब इसको आईडी में देता हूँ स्पिनर, और नीचे वाले डिफ को आईडी में देता हूँ कंटेंट, सही है जी? इसको क्लास भी दे देता हूँ मेन कंटेंट। अच्छा इसमें क्या लॉजिक होगी कि सीएसएस लगा के मेन कंटेंट को शुरू में कर दूंगा मैं डिस्प्ले में, तो देखिए सिर्फ लोडा दिख रहा है, सही है? अच्छा अब मैं अपने पास मंगवा लूंगा स्पिनर को, और इसके साथ साथ कंटेंट को, ठीक है जी? स्पिनर को और कंटेंट को, कंटेंट आईडी भी दिए, ठीक है? कंटेंट को आईडी भी दिए, तो अब मैं बोलूंगा भाई अगर यूजर है तो ये सारे काम भी करना, लेकिन इन काम से पहले या बाद में नीचे कहीं पे सबसे पहले कर देना इस स्पिनर को हाइड, स्पिनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हो जाए नन, क्लियर? और कंटेंट को कर देना डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है ना, देख, ठीक है जी? देखिए सिर्फ लॉग आउट बटन पड़ा होता है इसके अंदर। अच्छा अब हम डेटा शो करें, तो इस डेटा में भी टाइम लग रहा है वैसे आने में, तो बेहतर ये है कि ना जब यहाँ पे डेटा आ जाए तो हम चीज़ों को शो करें। तो ये वाली दोनों चीज़ें जो है ना हम उठा के ले जाएं यहाँ पे, ठीक है? ताकि भाई जब डेटा वगैरह लोड हो जाए ना फाइबर से, तो ये हाइड हो उसमें, सेट है? अच्छा अब हम यहीं पर ही क्या करते हैं कि यार ये लॉग आउट बटन है ना, यहीं पर ही आप एक काम करो, एक
H2 की हेडिंग बना लो, इसमें यूजर का नेम आ जाएगा, ठीक है, और नीचे एक स्ट्रैंड बना लो, इसमें यूजर की ईमेल आ जाएगी। अब आप इन दोनों चीजों को गेट करो, यूजर नेम और ईमेल, और यहाँ पे जो आपके पास डेटा आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है और नेम भी आ रहा है, तो आप क्या करो, यूजर नेम डॉट इनर एचटीएमएल डॉग डॉट डेटा को बोले आप एक वेरिएबल में रख दो, सिर्फ डेटा बोल के, ताकि बार बार डॉग डॉट डेटा बोलना ना पड़े। डेटा डॉट नेम भी था ना उसमें, ठीक है, डेटा डॉट नेम, यहाँ पे नेम आ गया, और ईमेल डॉट इनर एचटीएमएल डेटा डॉट ईमेल। देखिए लोडर चल रहा है और यूजर का डेटा शो हो गया, ठीक है, शुरू में शो नहीं हुआ, जब आया तो लोडर हटा और डेटा शो हो गया। तो इस तरह काम होता है, वरना ज़्यादातर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, अभी उसको खाली पेज नजर आ रहा है यूजर को और थोड़ी देर बाद डेटा आ रहा है, तो इससे यूजर को होगी कंफ्यूजन कि भाई हो सकता है वेबसाइट चली नहीं, वो चले जाए, तो उसको जब तक हमारा डेटा लोड नहीं रहता, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना होता है, लोडर दिखा दिया, कुछ अच्छे लोडर बना देते हैं लोग ना, ताकि यूजर खड़ा रहे वेबसाइट पे जब तक डेटा नहीं आ रहा, लोडर चलेगा और डेटा आ जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा वरना अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर अच्छा यूजर नहीं है तो आप एक काम करो, उसको जो है ना रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है, तो यूजर नहीं होगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी हम लॉग आउट करेंगे तो यूजर नहीं था, रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, दोबारा लॉगिन करेंगे, दोबारा पहुंच जाएगा, लोडर चलेगा, डेटा आ जाएगा। देखिए सब सही चल रहा है, सिर्फ यूआई बेकार है, बाकी अच्छा है, सही है ना, और वैलिडेशन भी नहीं है बिल्कुल भी, वरना काम होगा तो प्रॉपर होगा ना, वैलिडेशन भी लगेगी, यूआई भी अच्छी होगी। ये अभी हमारा मेन गोल क्या है, फायरबेस समझना, ना यूआई ना कुछ, वो सब समझ लिया है ना। अच्छा, अब हम जो है ना यहाँ पे फायरबेस का थोड़ा सा थ्रेड बना के देखते हैं, कैसे डेटा ऐड होगा, कैसे जो है वो रिमूव होगा, डिलीट कैसे होगा, और एडिट एक्सपोर्ट वगैरह सब देखते हैं। तो डैशबोर्ड के ऊपर ही यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई एक इनपुट बनाओ, ठीक है ना, और इसमें मैं जो कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाए और प्लस फायरबेस में भी चला जाए, सही। ऐड टू डू app.js में आकर document dot get element by id, जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो यहाँ दोबारा समझ में आ सकता है, इससे ना शुरू से करना है ना, फिर एक टू डू वाला काम। ऐड टू डू पे हम क्या करते हैं, इवेंट लिस्टर लगा देते हैं, फंक्शन अपने इधर ही कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मसला तो नहीं कि भाई जैसे ही ऐड टू डू पे क्लिक हो तो आप क्या करना है, ये मैंने आईडी दी हुई टू डू को, इस इनपुट को लेके आना पहले, ठीक है जी, इसमें इनपुट आ जाएगा। अच्छा, अब इससे एक ऑब्जेक्ट बनेगा,
टू डू डेटा, टू डू के अंदर टू डू डॉट वैल्यू आ जाएगी और एक में इसमें ना भेजूंगा कंप्लीटेड का बूलियन, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। बूलियन भी भेज सकता हूँ वरना मैं स्टेटस रख के पेंडिंग और कुछ भी इसको कर सकता हूँ, सही है। और एक में इसमें भेजूंगा टाइम स्टैम्प, ठीक है जी। अब ये टाइम स्टैम्प वैसे भी चले जाएगा लेकिन वही ये लोकल जाएगा। फायरबेस का टाइम स्टैम्प कैसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट उसी डॉग पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, देखिए टाइम स्टैम्प का मेथड है और साइज होती है। यार यहाँ पे किसी डॉग में होगा ये ना, सर्वर टाइम स्टैम्प देगा, ये वाला सही है, सर्वर टाइम स्टैम्प। तो फाइल स्टोर से ना आप इसको इंपोर्ट करोगे सर्वर टाइम स्टैम्प को और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे फाइल्स वाली फाइल से। भाई इतनी सारी फाइल्स बनेगी मसला तो नहीं है, कोड को अच्छा करने के लिए बनाई है कि ताकि हर चीज़ जो है वो सेपरेट फाइल में हो। इस फाइल में फाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, वरना ये सारा काम हम एक ही फाइल में भी कर सकते थे, ठीक है ना। app.js में करेंगे इसको इंपोर्ट और यहाँ पे हम इसको रख देंगे सर्वर टाइम स्टैम्प को कॉल करवा के, तो ये एक डेटा बन जाएगा। तो इसको सबसे पहले कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई कैसा डेटा बन रहा है। ठीक है, फायरबेस की टाइम स्टैम्प आ गई, जो कुछ भी दिखा रहा है वो फायरबेस का अपना ही है, कंप्लीटेड फॉल्स और ट्रू। अब मैं इस डेटा को फाइल स्टोर में सेव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं फायरबेस का कौन सा मेथड यूज करें। सेट डॉग, क्यों? हाँ ऐड डॉग, फिर सेट डॉग जब यूज करते हैं जब हमारे पास आईडी है, मतलब सेट डॉग हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें आईडी खुद बनानी पड़ेगी। जैसे मैं या तो रैंडम बनाऊँ, ठीक है, टाइम स्टैम्प की बना लो आईडी, टाइम स्टैम्प की भी आईडी बन जाती है ना, उसे सारे नंबर्स की होगी। लेकिन फायरबेस खुद से अच्छी आईडी बना के देता है, तो लेकिन वो बोला ऐड डॉग वाला मेथड यूज कर लो, सही है। तो ऐड डॉग वाला हम देखते हैं। सेट डॉग का ये आ गया भाई ऐड डॉग, तो दोनों को हम देखते हैं इंपोर्ट किया हुआ या नहीं। कलेक्शन को तो किया हुआ है, ऐड डॉग को भी किया हुआ है, बल्कि दोनों को ही इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, कलेक्शन और ऐड डॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल, जैसे मेरे पास टू डू डेटा बन गया, इस फंक्शन को मैं ऐसे ही बना देता हूँ। अवेट, अच्छा देखिए चलिए इसको पहले रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस बन गया, इसको बोल देता हूँ db ref। तो यहाँ पे आएगा कलेक्शन, सही। कलेक्शन में हम पास करेंगे db और कलेक्शन का नेम मैं रख दूंगा, ये समझे डेटाबेस का रेफरेंस बन गया, डेटाबेस का एड्रेस बन गया कि इस एड्रेस पे हमें डेटा रखना है। और हम नीचे अवेट को कॉल करके ऐड डॉग कॉल करेंगे। ऐड डॉग हमसे दो चीजें मांगता है, ऐड डॉग हमसे दो चीजें मांगता है, एक बार रेफरेंस मांगता है कि भाई मुझे वो जगह बताओ डेटाबेस में जाके कहाँ पे रखूं डेटा, और दूसरे में डेटा दे दो। तो पहले मैंने इसको दिया db ref और दूसरे में दिया इसको टू डू डेटा,
ठीक है ना। और यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ टू डू एडिट, सेट है जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ऐड करता हूँ टू डू एडिट, इस पर भी लोडर शोडर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ फाइल स्टोर के अंदर टू डूज की कलेक्शन बन गई, ऑटो आईडी बन गई और उसके अंदर हमारा डेटा आ गया। लेकिन टाइम स्टैम्प फाइल्स में बिल्कुल सही से हुआ। क्लियर है। एक और टू डू ऐड करूंगा तो वो खुद आईडी बनाएगा, खुद आईडी बनाएगा, खुद ऐड करेगा। जितने टू डू ऐड करते जाऊंगा यहाँ पे सब बनता रहेगा डेटा। ये चीज क्लियर है। बहुत आसान है। देखिए क्या है भाई, ये इतना सा तो है, ये 2 लाइन है और कुछ इसमें से ऐसा है जो फाइवर्स का पार्ट है, ये है उसका टाइम स्टैम्प। बस ये 2 लाइनें, इससे हमारा काम हो रहा है, सही है ना। ये ऑलरेडी कर लिया होगा प्रैक्टिस में आपने। ये रेंज को समझ लेना कि अच्छी तरह सही है ना। कलेक्शन पता चल गया, मैं रेफरेंस बन रहा है इससे। और ऐड डॉट ये रेफरेंस देते हैं और डेटा देते हैं, वो उस रेफरेंस पे जाके डेटा को ऐड कर देता है। अच्छा, अब इस टू डू को हमें गेट करवाना है। अच्छा, ये एम्प्टी कर देते हैं वैल्यू वगैरह इसकी। अब इस टू डू को हमें गेट करवाना है। एक फंक्शन होगा हमारे पास गेट टू डूज। अच्छा, इसमें एक नहीं, जितने टू डू है ना सारे लेके आने हैं, सही है जी। तो गेट डेटा की इसमें चलते हैं, रीड डेटा, गेट डेटा। अच्छा, अगर रियल टाइम चाहिए तो ये वाला रियल टाइम पता है ना क्या था। एक होता है सिर्फ फैच करना कि जब आपने रीलोड किया, रिक्वेस्ट दिलाई, डेटा आ गया। एक होता है रियल टाइम, मतलब जब जब डेटा ऐड हो रहा है डेटाबेस में वो ऑटोमेटिकली आपको डेटा दे देगा। तो रियल टाइम वाला ही करते हैं, सही समझ लेना, दोनों सही है। लेकिन अभी रियल टाइम वाला हम करके देखते हैं। अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक डॉग को रियल टाइम गेट करता है, सिंगल डॉग को, क्योंकि उसमें देखिए कलेक्शन बताएगी और डॉग आईडी बताएगी। हमें किसी एक डॉग को नहीं बल्कि पूरी टू डूज की लिस्ट को करना है। ठीक है, तो इसमें भी एक ही है, ये आ गया। अब इसमें नई चीजें भी नजर आ रही हैं हमें, क्यूरी श्यूरी, इसको देखते हैं बाद में। अभी हम कलेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है स्नैपशॉट, ऑन स्नैपशॉट। ये फायरबेस का एक मेथड है, ऑन स्नैपशॉट। एक और मेथड भी गेट डेटा, वो तो सिंपल है, एक बार डेटा उठा के ले आएगा। ये ऑन स्नैपशॉट ये लिस्नर होता है, ये कंटिन्यूसली वॉच करता रहेगा डेटाबेस को, और जब जब उसमें कुछ डेटा ऐड होगा ये आपको फौरन से देगा। ठीक है जी, ऑन स्नैपशॉट हो गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो डीबी रेफरेंस बनाया था आपने, सेम डीबी रेफरेंस यहाँ पे कॉपी करते हैं, एसिंग लगा देते हैं। अब वेट ऑन स्नैपशॉट, इसको देते हैं डीबी रेफ, और इसके अंदर आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा। इसको स्नैपशॉट बोल रहे हैं, डेटा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, स्नैपशॉट। ठीक है ना, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अभी इसको कंसोल करा के देखेंगे। इसमें डायरेक्टली तो डेटा नहीं मिलेगा, इसमें भी वही सारे मेथड वगैरह पड़े होंगे जो उसमें होते हैं। देखिए स्नैपशॉट के अंदर डॉग्स एम्प्टी साइज काउंट बता रहा है कितना बड़ा हुआ है, 2 टू डू बड़े हैं, एम्प्टी फॉल्स मतलब एम्प्टी नहीं, और ये डॉग्स की एरर पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इसको डॉग्स बोलेंगे तो शायद ये हमें डेटा दे देगा।
अच्छा ये वाला फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे ना आइटरेशन करवाता है इससे फॉर ईच के थ्रू। ये मतलब डायरेक्ट स्नैपशॉट का आइटरेशन करवाओ, ठीक है ना। मैं उसको फॉर ईच चलाओ और डेटा एल्जेब्रा में ला के दे दूँगा, सिंपल। तो स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, फॉर ईच याद है ना। अच्छा इसका नाम हम डेटा नहीं रखते, इसका नाम हम डॉग रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेथड है डॉग का डेटा का, उससे हम डेटा मिलते हैं डॉग डॉट डेटा। अब एक एक करके सारा ला के दे दिया, देखिए ये ला दिया एक और ये ला दिया दो। और ये रियल टाइम अपडेट है। स्नैपशॉट जो है ना ये रियल टाइम पे चलता है, मतलब पीछे कोई डेटा ऐड हुआ यहाँ पे खुद नजर आएगा, ठीक है। नहीं बगैर लोडिंग नहीं, लेकिन छोटा सा ही फंक्शन है पूरा। इस पे भी देखिए जावास्क्रिप्ट और फायरबेस के मेथड मिक्स हैं। फॉर ईच तो जावास्क्रिप्ट का ही है ना, पता है आपको क्या करता है इटरेशन के लिए। और स्नैपशॉट का मेथड आया, रेफरेंस आप ऑलरेडी देख चुके थे। और स्नैपशॉट जो इसने रिटर्न किया उस पे इटरेशन कर दिया आपने, सही है ना। अब इसमें जो डेटा आ रहा है उसको आप जो है ना अपने डॉम पे से शो करवा दें, ठीक है जी। तो डॉम पे शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट ठीक है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन्फो आईडी लिस्ट। और यहाँ पे हम इस तरह बोल सकते हैं कि लिस्ट डॉट इन HTML प्लस इक्वल टू ठीक है जी। और इसमें आ जाएगा डेटा डॉट टू डू, ठीक है 1 2 आ गया। अच्छा फायरबेस की ना टाइम स्टैम्प डाली थी इसमें हमने, हाँ डाली थी ना। डेटा डॉट, जैसे मुझे टाइम स्टैम्प भी शो करवानी है अगर, तो टाइम स्टैम्प का देखिए ये फॉर्मेट होता है, इसका मेथड होता है टू डेट। ये टू डेट मेथड जो है इसको डेट में, नॉर्मल डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। टू स्ट्रिंग का नहीं तो स्ट्रिंग में कर देगा। अगर मैं इसको करूँ डॉट टू डेट, इसको सिंपल डेट बना देगा। अब इसके साथ जो भी करना है वो कर लें, चाहे यहाँ पे शो करवा दें इसको, या मोमेंट यूज कर लें इसके ऊपर, और जो भी अपनी मर्जी का फॉर्मेट है वो शो करवा दें। समझ में आ रहा। यहाँ पे एक बटन अब बना लेते हैं हम, डिलीट का। और पहले अब हम ना रियल टाइम भी चेक कर लेते हैं कि रियल टाइम का क्या सीन है। अच्छा देखिए मैंने ऐड करते वक्त ना कोई भी ऐसा फंक्शन कॉल नहीं किया है जो यहाँ पे कुछ ऐड करेगा। ऐसे ही मैं ऐड करता हूँ तो ये सारे तीनों दोबारा उठ के आ गए। तीनों क्यों आए? क्योंकि वो सारा डेटा लेके आया, ऑन स्नैपशॉट चला और सारा डेटा लेके आया। तो इसका हल ये है कि आप है ना यहाँ पे अपनी लिस्ट को पहले कर दो एम्प्टी। सही जी। देखिए मैं कुछ लिखता हूँ आगे खुद। अच्छा अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे कितने पड़े हुए हैं? 4 आइटम। अब मैं स्टेज को कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो है ना एक काम ये करता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ या दूसरे पेज से बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये रियल टाइम वाली चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों लगा 4 4।
अब देखिए यहाँ पे इस वाली विंडो से ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे भी खुद ऐड हुआ, हमें रीलोड करना नहीं पड़ा। तो सीक्वेंस की ऑर्डर हो रही है, फाइब्स की होती है, हमें इस पर सॉर्टिंग लगानी पड़ती है, वो भी देखते हैं, सही ना। कि टेस्टिंग बाद में ऐड हुआ तो बीच में क्यों आया, लेकिन आप देखिए अच्छा यहाँ पे ऐड करूँगा ऐसे मल्टी, तो उस तरफ खुद है। तो ये रियल टाइम है। तो रियल टाइम में क्या है, जो हमने लगाया ना और स्नैपशॉट, ये एक लिसनर है जो कि कंटिन्यूसली आपकी कलेक्शन को वॉच कर रहा है। ठीक, तब उसमें डेटा कुछ ऐड हो और ये दोबारा चले और हमें डेटा ला के दे, समझ में आया। तो ये रियल टाइम अपडेट्स हो गए। इसे चैट एप्लीकेशन बड़े मजे से बन सकती है, ऐसे ही ना, जब यहाँ से आप किसी को मैसेज भेजेंगे उसके पास खुद शो होगा, उसको पेज रिलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर कंपनीज ना और वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस जब चैट ऐप बना देना, रियल टाइम चैट है, उसके लिए फायरबेस यूज़ करती हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और रियल टाइम वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो चैट के लिए या जैसे चैट बोर्ड बने हुए होते हैं और वेबसाइट्स में आपने देखा होगा ऑनलाइन लाइव चैट वगैरह, तो उसमें फायरबेस यूज़ हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, कि आसान है। ये काम अगर खुद करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, वेब सॉकेट पूरी हर चीज़, फ्रंट एंड पे भी काम होता बहुत ज़्यादा और बैक एंड पे भी काम होता। चीज़ रियल टाइम वाली चीज़ हो गई, डिलीट कैसे होगा भाई? चलो पहले सॉर्टिंग देख लें। सॉर्टिंग बड़ी आसान है। इसमें देखिए क्यूरी आ रही है, क्यूरी आपको आ रही है ना। क्यूरी मैंने बताया था क्या होती है, डेटाबेस की, ये फायरबेस की नहीं, जो भी डेटाबेस है उसकी क्यूरी लगती है, क्यूरी। तो सिंपली होता है ना, जैसे भाई हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं रियल लाइफ में भी, बोलता है अपनी क्यूरी बता दो, मैं देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं सुना कभी? ठीक है, जैसे कोई टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, बोले अपनी क्यूरी बता दो, चलो कोई मोबाइल खरीदना, अपनी क्यूरी बता दो, मैं देख लेता हूँ। तो डेटाबेस में क्यूरी होती है, डेटाबेस बोलते हैं अपनी क्यूरी बता दो, मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में वो चीज़ है या नहीं, और फिर मैं आपको दे दूँगा। तो क्यूरीज जिस तरह फिल्ट्रेशन, ठीक है, होती है डेटाबेस में। तो फायरबेस में जैसे पहले नहीं थी, अब आई। अब इसमें ऑर्डर एंड लिमिट डेटा, हमें ऑर्डर करना है ताकि सीक्वेंस में आए। तो सिंपली क्यूरी तो लगेगी लास्ट में इसके लिए भी, तो आप एक इंपोर्ट करें क्यूरी को, एक इंपोर्ट करें ऑर्डर बाय को। सही है जी, ऑर्डर बाय आ गया और क्यूरी आ गया, लिमिट अभी नहीं कर रहे, सही है। तो स्पेलिंग वाला था इसकी क्यूरी की, कीवर्ड का, ये तो है, सही 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 क्या हो गया? डॉट आ गया। मैं वहीं से तो कॉपी किए मैंने, स्पेलिंग कैसे गलत हो गया? ठीक है, क्यूरी और ऑर्डर बाय इंपोर्ट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, क्यूरी ऑर्डर बाय। अच्छा क्या होगा, सिर्फ जो आपकी कलेक्शन है ना, ये क्यूरी के अंदर रैप हो जाएगी। इसको हम बोल देते हैं कलेक्शन, इसको हम बोल देते हैं डीबी रैप, जो नीचे पास हो रहा है। अब क्यूरी आएगी और क्यूरी के अंदर कलेक्शन आएगी, ठीक है ना। कलेक्शन आएगी और आगे जितनी भी क्यूरी आपने लगानी है वो लगाते रहेंगे। जैसा कि आपने क्यूरी नहीं लगानी, हमें लगाने ऑर्डर बाय। तो ये जो क्यूरी है ना, क्यूरी को आप जितने पैरामीटर्स देना चाहे दे सकते हैं, मल्टीपल भी लगानी हो सकती है ना, क्योंकि हमें अभी तो सिर्फ ऑर्डर बाय लगाना है, तो मैंने ऑर्डर बाय किया। अब ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है कि किससे सॉर्टिंग करूँ, ऑर्डर किससे करूँ, या तो नेम से कर दूँ अल्फाबेटिकली, ए वाले पहले आ जाए, बी वाला आ जाए, फिर सी वाला आ जाए, या फिर टाइम स्टैम्प से कर दूँ, हाँ, और प्लस असेंडिंग में करूँ, डिसेंडिंग में करूँ, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प हमने इस वजह से डाला था कि टाइम स्टैम्प से ऑर्डर सही रहता है, कि जो बाद में ऐड हुआ है वो पहले आए या लास्ट में आए, हम अपनी मर्जी से उसको कर लें।
तो मैं इसको बोलूँगी ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प जो मैंने वहाँ पे ऐड की हुई, और इसमें बोल दो मैं असेंडिंग। ठीक है ना, सेंडिंग पता है ना क्या? कलेक्शन का ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, मुझे लगा एरर आ गया। सही है, सही देखा, कलेक्शन ड्राफ्ट बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसी वजह से एरर आया और वो लॉग आउट हो गया। ठीक है जी, तो देखिए लाइन से आ गया। सबसे लास्ट में क्या ऐड किया था? उससे पहले टेस्ट में हमें जाता है असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग आए, मतलब जो लास्ट में ऐड हुआ है वो पहला है, ये भी कर सकते हैं। तो एस से हटा के डी ई एस सी, ये होता है ना, ये दूसरा होता है, ये सही। तो अब ऐसा हम ऐड ऊपर आते हैं। अब जो भी नई चीज ऐड होगी उसे मैं बोलता हूँ सैलानी। टू डेट कहाँ पर आया था? यहाँ पर आया था। तो बोल रहा है भाई टू डेट नहीं है, क्यों नहीं है? डेटा डॉट टाइम स्टैम्प था और टू डेट। ये बोल रहा है भाई 101 पे टू डेट लेनेस को नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ पे डेटा चेक करें सब में टाइम स्टैम्प ऐड हुई भी है या नहीं? क्या है कंडीशन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शनल चेंजिंग याद है, फंक्शन के ऊपर भी लग जाती है। जैसे अनडिफाइंड मिलेगा पूरा, लेकिन अब भी एरर के चांसेस हैं क्योंकि अनडिफाइंड मिला और प्लस उसको कॉल कर रहे हैं तो वो बोलेगा अनडिफाइंड को कहाँ से कॉल करूँ भाई। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऐसे फंक्शन को कॉल करने से पहले। ठीक है, तो अब ये मसला नहीं देगा। तो देखिए मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, एरर नहीं आया, अनडिफाइंड आया। ठीक है, और ये सॉर्टिंग भी हो गई। सॉर्टिंग समझ आ गई? अच्छा जी, अब जो है ना थोड़ी सी क्यूरी भी समझ लेते हैं, फिर डिलीट पे आते हैं। सही है, और क्यूरी परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरीज। इसमें एक मेथड है वेयर का, जैसे ऑर्डर बाय ना, ऑर्डर बाय की तरह ही एक मेथड है वेयर। ऑर्डर बाय किया, आगे एक और इसको क्यूरी को पैरामीटर पास किया वेयर। वेयर में मल्टीपल क्यूरीज आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बेसिक क्यूरी होती है मैच की क्यूरी, ये जो डबल इक्वल टू लगा हुआ है ना, ये कौन सी क्यूरी है? एग्जैक्ट मैच। ठीक है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट में भी आपको पता है। इसमें ट्रिपल डबल वाला सीन नहीं है, इसमें सिर्फ डबल ही है। ठीक है, क्योंकि फायरबेस अपने हिसाब से देख रहा है। तो मैच की है, नॉट इक्वल की है, हाँ, तो नॉट इक्वल की है, लेस देन ग्रेटर देन की है, सही है। और एरे के ऊपर के ऑपरेशन से अगर जैसे एरे पे फिल्टरिंग करते हैं ना कि भाई एरे वैल्यू कंटेन कर दी है नहीं कर रही, ठीक है, तो एरे की चार पांच है। ठीक है, तो ये क्यूरीज हैं कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बेसिक क्यूरीज कहलाती हैं, बेसिक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी करनी है तो फिर फायरबेस पे नहीं होगी, फिर हमें अपने ही डेटाबेस पे जाना होगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती है कि भाई हमने बहुत सारे फिल्टर लगा दिए, फिर जो है ना एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप एक चीज़ देखें, फेसबुक अकाउंट है हमारा, हम किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट करते हैं, सही, हमारा नाम लिखा हुआ आता है कि भाई इस बंदे ने कमेंट किया है। अच्छा, अगर हम
कमेंट करें और उसके बाद सेटिंग में जाके अपना नाम चेंज कर दें, तो वो कमेंट पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो क्या लगता है इसका डीबी स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसे तो फिर मैंने 1000 पोस्ट पे कमेंट किए होंगे, तो मेरा नाम चेंज होगा तो वो 1000 पे जाके एडिट करेगा। इसमें ना जैसे फायरबेस में आपने देखा था डॉग रेफरेंस, डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप्स का, क्या हम जो है ना एक किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हार्ड कोडेड सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट से उठा के यहाँ पे डेटा लाओ, जब जब डेटा यूज़र रिक्वेस्ट करे तो उसका रेफरेंस दे देता है। तो रेफरेंस से रिलेशनशिप बनाना, फिर उसके ऊपर दोबारा क्यूरी करना हो सकता है ना। जैसे मुझे जो है ना अपना फेसबुक डेटा चाहिए था, अब मेरे फेसबुक डेटा में सबसे पहले मेरा यूज़र, फिर मेरे फ्रेंड्स, फिर मेरी फोटोज, फिर मेरी पोस्ट, फिर मेरे लाइक्स, मेरे कमेंट, सबकी अलग अलग कलेक्शन है, एक साथ डालेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना, मैनेज करना मुश्किल होगा। तो जब मैं फेसबुक प्रोफाइल खोलता हूँ तो इसका मतलब वो सारा डेटा उठा के लाता है, वो कलेक्शन, फिर फ्रेंड्स की कलेक्शन से फ्रेंड्स निकालता है, फिर पोस्ट की कलेक्शन से पोस्ट निकालता है, फिर सारे डेटा को आपस में मिलाता है, फिर उसके ऊपर क्यूरी लगाता है कि भाई वो मेरी हो, फिर उसमें जो भी मैंने प्राइवेसी भी लगाई हुई होती है कि मुझे दूसरों की पोस्ट नजर ना आए, ये वो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो गई ना, क्यूरी के अंदर क्यूरी लगी है। तो ये वाली फायरबेस सपोर्ट नहीं करता, बेसिक क्यूरी सपोर्ट कर देगा फायरबेस कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आप जो है उसमें क्यूरी लगाए सिंपल कि भाई ये मैच हो जाए तो इसको ले आओ, बस ये बेसिक क्यूरी ने ये कर सकता है। नेस्टेड जैसे उसमें रेफरेंस वाली हो गई, तो क्यूरी तो और भी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी कुछ हो सकता है क्यूरी के अंदर ना। जैसे हमारे पास क्यूरी है ना, अटेंडेंस लग रही है आपकी स्टूडेंट की, पेमेंट आप देते हैं तो अटेंडेंस लगते हुए पता चल जाता है कि आपने फीस पे की या नहीं की, मतलब स्टूडेंट को उठा रहे हैं पहले फिल्टर करके कि भाई इस कैंपस का है या नहीं, इस स्लॉट का है या नहीं, फिर जो इसके पेमेंट के अंदर जा रहे हैं वहाँ से उसकी पेमेंट उठा रहे हैं इस महीने की है या नहीं। तो इस तरह ये तो छोटी सी क्यूरी, ये भी छोटी सी क्यूरी है, और बड़ी बड़ी क्यूरीज होती हैं, ठीक है ना। अरे ये क्यूरी है ना, इस क्यूरी की ना 300-400 लाइन्स लिखी हुई होती हैं सिर्फ क्यूरी, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स भी होती है। फायरबेस में नहीं, जो खुद जो बना रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, MySQL हो गया, पोस्टग्रेस से जो भी दूसरे डेटाबेस हैं, MongoDB में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जब भी मतलब ये कहा जाता है कि छोटी मोटी ऐप्स है ना, अगर इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं है तो फायरबेस चल जाएगा, और अगर कोई बड़ी ऐप है उसमें आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो सकती हैं तो उसमें मसला करेगा। जैसे बैंक की ऐप में क्यूरीज होती हैं, बैंकों के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती होंगी, ठीक है, बताइए क्या क्या रिकॉर्ड सेव किया होता है, फिर वो क्या क्या देखते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं क्यूरीज की बेसिस पे सब चलता है, ठीक है। अब जैसे आप ऐड देखते हैं फेसबुक पे, अभी गूगल सर्च किया ऐड आ गया, तो आपका डेटा है जो ब्राउजिंग का डेटा है उसके ऊपर क्यूरी चल रही है, कब क्या सर्च किया था, कौन सी चीज़ सर्च की थी, और अभी हमारे पास कौन से ऐड लगे हुए हैं, तो पूरा प्रॉपर क्यूरी होके डेटा आपको मिलता है, ठीक है। तो क्यूरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझे। अभी थोड़ा थोड़ा ना हम बैकएंड का फ्लेवर ले रहे हैं, अभी तक हमने फ्रंट एंड सीखा, थोड़ा सा बैकएंड का फ्लेवर ले रहे हैं, फिर दोबारा फ्रंट एंड पर जाएंगे रिएक्ट पे, और फिर जो असल बैकएंड होगा वो Node.js, एक्सप्रेस वगैरह के साथ होगा। सर ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस बना सकते हैं फाइल से? नहीं ना, नॉन रिलेशनल है ना। रिलेशनल क्या होता है पता है? एक डेटाबेस यदि डॉक्यूमेंट ऐप को दूसरे से कनेक्ट करते हैं हो जाता है, वो काफ़ी डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो
सपोर्ट नहीं करता नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ही नहीं ना इसके पास, देता ही नहीं। कोई रीज़न होगा नहीं ना, तो फिर ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती ना तो फिर इसके लिए दूसरी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, रियल टाइम, ऑफलाइन सपोर्ट। तो इस वजह से इसने बोला भाई ये है तो ये है बस, रियल टाइम मसला होता है। मुश्किल होगा। कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो है ना वो समझे, हमारे पास ना 10 लाख डेटा पड़ा हुआ है, उस पर क्वेरी लगानी है। अगर हमने रियल टाइम कर दिया तो हर अपडेट पे वो 10 लाख डॉक्यूमेंट को जाके चेक कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि क्लास है, इसमें अहमद नाम के बंदे को ढूंढना है हर 1 सेकंड बाद जाके, और एक एक बच्चे को चेक करना है। आप 2 में थक जाओगे, अरे यार क्या काम दे दिया मैंने, ठीक है। तो जब क्यूरी करते हैं डेटाबेस में, वो भी डेटाबेस पे जाके पूरा ढूंढता है कि भाई कहाँ पे पड़ी हुई चीज़ है। तो फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग, वो भी बताते हैं किस चीज़ की। मोटिवेशन ही है भाई, भी वगैरह पढ़ लो। सही जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फायरबेस में डिलीट वगैरह, अच्छा इतने छोटे छोटे मेथड हैं। अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा, आप चाहें तो ये डिलीट एडिट वगैरह को देख सकते हैं, सही या नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना। देखिए अब ऐसा लेवल हो जाना चाहिए कि एक चीज़ का नाम पता चल जाए ना, क्या ये चीज़ है, तो उसको जाके खुद से एक्सप्लोर कर लिया। जावास्क्रिप्ट अच्छी पढ़ने के बाद ना ये लेवल हो जाता है कि भाई बंदा इस काबिल हो जाता है कि भाई उसको अपना चीज़ें बताओ खाली कि भाई ये चीज़ करो, बाकी कर वो खुद लेगा, ठीक है। एआई से नहीं, समझ के। एआई से तो फिर वो तो शुरू में बंदा कर लेगा, इसको नहीं भी आता हो, ठीक है। समझ के करना मतलब जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट बंदा पढ़ ले, और उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो समझ में आना शुरू हो जाती है। ये अभी देखिए ना, डॉक्यूमेंट से हम देख देख के चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है वो सिर्फ कोड देख के समझ में आ रहा है। कोड देख के समझ में ना आए ना तो लिखा हुआ पढ़ लें, पूरा लिखा हुआ बता रहा है वो। तो हम तो पढ़ नहीं रहे ना लिखा हुआ, हम डायरेक्ट कोड उठा रहे हैं। तो जो लिखा हुआ है ना उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उसको पढ़ के समझ के फिर भी यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस होगा, इसमें हम भी स्टोरेज देखेंगे, ठीक है। स्टोरेज में क्या है कि सारी फाइल्स वगैरह आपके सेव हो सकती हैं, ठीक है। फिर हो सका तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे सुपरबेस का, फायरबेस की इतनी सर्विस है, ठीक है। और फिर जो है ना हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर रिएक्ट के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट जो रह गए थे ना वो भी चलता रहेगा, ठीक है। रिएक्ट इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। तकरीबन समझ लें 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। रिएक्ट वैसे 1 दिन की है, तो कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाते पढ़ाते जो है ना टाइम लगेगा, ठीक है। रिएक्ट वाकई इतने टाइम की है, रिएक्ट में इतना कुछ कोई है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो आपको मोमेंट जेस हमने सीखी है, कितना टाइम लगा उसमें, टाइम लगा। तो रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है छोटी सी, 2 दिन आप बैठे ना वो पढ़ सकते हैं। जब भी मतलब इसे हम कंपैरिजन करते हैं ना कि भाई एंगुलर पढ़े या रिएक्ट पढ़े, एंगुलर भी चलती है बहुत मार्केट में, सुना होगा आपने, सुना है नहीं सुना? और कौन कौन से नाम सुने? व्यू हो गया, और एक्सप्रेस तो बैकएंड का हो गया ना। नेक्स्ट जेएस सुना होगा आपने, सबसे पॉपुलर है आजकल नेक्स्ट जेएस, ठीक है ना। अब रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी पता है ना क्या था, बताओ। फ्रेमवर्क के कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह फॉलो होते हैं, लाइब्रेरी पे रूल्स वगैरह फॉलो नहीं। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो मल्टीपल चीज़ें सपोर्ट करता है। तो ऐसी चीज़ बताई आपने कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कभी लाइब्रेरी यूज़ ही नहीं करूँगा क्योंकि उसमें रूल फॉलो नहीं होते। नहीं, एक चीज़ स्पेसिफिक होती है कि लाइब्रेरी मूवमेंट जैसे ना वो डेट को करती है,
फ्रेमवर्क मल्टीपल चीज़ आपको सपोर्ट करता तो फ्रेमवर्क समझिए, अच्छा छोटी सी एग्जांपल दे दिया मैंने बस। फ्रेमवर्क को यूज करके एक आप कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। लाइब्रेरी को यूज करके आप कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना सकते, बल्कि उसके साथ और लाइब्रेरी मिलानी होती है। तो जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, मोमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और भी यूज कर रहे हैं अभी आगे भी। रिएक्ट में भी मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करके वो बनेगी। खैर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में भी यूज करते हैं, लेकिन एक बेसिक ऐप है ना, जो मैं चाहता हूँ यार इसमें कुछ भी चीज़ ना हो, बेसिक एक एप्लीकेशन बन जाए। तो फ्रेमवर्क आपको सपोर्ट देता है कि बेसिक एप्लीकेशन बगैर कुछ यूज़ किए बनाए। लेकिन आज के टाइम में बेसिक नहीं चलती, अच्छी चलती है, तो फ्रेमवर्क के साथ भी लाइब्रेरीज डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। लाइब्रेरी जो है ना वो एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप उठा के अपने कोड में यूज़ करते हैं, सही है ना। और फ्रेमवर्क का अपना कोड होता है, ठीक है, उसमें आप जो है ना उसके रूल्स को फॉलो करते हुए कोड लिख रहे होते हैं, समझे। तो फ्रेमवर्क समझिए एक पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है, हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। लाइब्रेरी समझ लें, समझिए एक कंटेनर, तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ मूव करेंगे वहीं घर बन जाएगा, ऐसे है ना। ऑफिस बने होते हैं कंटेनर में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कतर में हमने देखा था कंटेनर सिटी थी वहाँ पूरी ज़बरदस्त। तो वो एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन चार कंटेनर मिला के बिल्डिंग भी बन जाएगी। तो लाइब्रेरी ऐसे ही है कि 3 4 5 लाइब्रेरी बनाई और बिल्डिंग बनाई। फ्रेमवर्क क्या है, बिल्डिंग है पूरी। तो फ्रेमवर्क में रहते हुए ना हम सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी है क्या फ्रेमवर्क है? रिएक्ट लाइब्रेरी सही है। हाँ, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्ट लाइब्रेरी थी, रिएक्ट की जैसी मतलब सारी प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको यूज करके नेक्स्ट.जेएस बनाया गया है, सही है ना। इसी तरह Vue.js एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, मतलब Vue.js में रहते हुए कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा इसमें मसला होता है, जैसे जो आपने बोला था वो सही भी था, लेकिन उसमें क्या मसला होता है कि रिएक्ट के लाइब्रेरी है ना, उसके रूल्स नहीं है। तो जिसकी जो मर्जी चाहती है जैसा जैसा कोड लिख देता है। कोई क्या फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई फाइल का नाम क्या रख रहा है, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है इसके, ठीक है ना। तो आप जैसे एक रिएक्ट की ऐप खोल के देखेंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, दूसरी जब रिएक्ट की ऐप खोलेंगे आप बोलेंगे ये तो रिएक्ट है ही नहीं, ये तो कुछ और है। तीसरी खोलेंगे आप बोलेंगे भाई ये क्या है, तो तीसरी चीज़ आ गई नहीं। अच्छा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी है और हर कोई अपने अपने तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, सेट ऑफ रूल्स नहीं है ना। अभी फ्रेमवर्क होता है, उसके सेट ऑफ रूल होते हैं और उसका एक पूरा आर्किटेक्चर होता है अपना। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक मॉडल होगा, व्यू होगा, कंट्रोलर होगा, ठीक है। मॉडल जो है ना वो डेटा का समझिए स्कीमा, पैटर्न, ये सब। कंट्रोलर में आपका सारा डेटा स्टोर होगा, व्यू में जो डिस्प्ले जो डेटा करना है वो होगा। तो उसके सेट ऑफ रूल हैं, तो उसका पूरा आर्किटेक्चर भी सेम होगा, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स यूज होंगे वो सेम होंगे। तो जब आप फ्रेमवर्क की दो अलग अलग एप्लीकेशन का कोड देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ यार ये वही फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट में फिर हम क्या करते हैं, कंपनी वाइड रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। क्या ये कंपनी है, इसके ये स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल भाई जो भी रिएक्ट पे काम करेगा ना तो वो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। फोल्डर का नाम इस तरह रखेगा, फाइल का नाम इस तरह रखेगा, कंपोनेंट इस तरह बनाएगा, उसके टेस्ट इस तरह बनेंगे, कांस्टेंट की फाइल बनेगी, हेल्पर की फाइल बनेगी, जैसे मैंने हेल्पर बताया नहीं क्या। तो सेट ऑफ रूल हम अपने खुद बनाएंगे और फिर वो जो डेवलपर्स हैं उन पे हम वो लाजिम करेंगे कि भाई आप जो है इन रूल्स को फॉलो करो और फिर काम करो, सही है। तो रिएक्ट में ये होता है। तो आप गूगल करेंगे फिर आगे क्या रिएक्ट हमने पढ़ ली कि इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह चले, तो आपको हर कोई अलग बता रहा होगा, कोई इस तरह चलो, कोई होंगी सब सही, ठीक है ना।
कुछ गलत भी होंगी, ये सभी डाला है इंटरनेट पे कंटेंट, लेकिन जो एक्सपर्ट लोगों ने डाली भी होंगी, हो सकता है दो एक्सपर्ट की अलग अलग हो, एक बोल रहा है इस तरह करो, एक बोल रहा है इस तरह करो, और दोनों सही है। सिर्फ बात के अलग अलग माइंड सेट रूल्स की, कि भाई उसने अपने माइंड से रखा हुआ है रूल, उसने अपने माइंड से रखा हुआ है, और उसको उसके रूल को फॉलो करके उस पर काम करना है। तो एंगुलर पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, व्यू फ्रेमवर्क है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, इसके अलावा रिमिक्स करके एक फ्रेमवर्क है, स्वेल्ट करके फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो ये सभी चलते हैं, ठीक है। रिएक्ट इतनी पॉपुलर क्यों है ज़्यादा, उस पर उसकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है, पॉपुलर भी आजकल बहुत है, ठीक है ना। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ना इजी टू लर्न है, मतलब 2 दिन में ही बंदा इसको सीखे और शुरू कर दे। तो जो नई रिसोर्स है, नए डेवलपर्स हैं, बोलते हैं एंगुलर में महीना लग रहा है, इसमें 2-3 दिन लग रहा है, तो भाई मैं यही पढ़ लूँ ना, तो इसके लोग ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस पर काम ज़्यादा हो रहा है। और वरना दोनों अपने अपनी लेवल पे बेस्ट है, एंगुलर भी बहुत अच्छी चल रही है, उस पर भी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनती है, और रिएक्ट भी बहुत अच्छी बनती है। रिएक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है मेटा की, फेसबुक की, और एंगुलर जो है वो गूगल की है, ठीक है। Vue.js जो है ना चाइना की किसी कंपनी ने बनाई हुई है, चाइना का माल अच्छा होता है तो Vue.js जो है ना, अच्छा मैंने जो है ना रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, रिमिक्स 4 पे काम किया, ठीक है ना। तो अब इसमें कोई मसला नहीं होता, आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना, तो अब जो है ना ये डिपेंड करता है आपकी जॉब कैसी है, कहाँ पे वो, वहाँ पे क्या चल रहा है, तो आपको वही करना होता है। ऐसा नहीं आपकी जॉब लगी वहाँ पे चल रही है एंगुलर, आप बोले नहीं मुझे तो रिएक्ट आती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एंगुलर है, आप बोलो सही है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है तो जावास्क्रिप्ट पे ही ना, तो सब कुछ चलता है, एंगुलर भी चलती है, रिएक्ट भी चलती है, और व्यू भी, सब कुछ चलेगा। अब ओल्ड होता है तो ओल्ड पे थोड़ा सा मसला होता है। अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वो एंगुलर जेएस पे चल रही है। एंगुलर जेएस जो है ना वो एंगुलर का वर्जन 1 था, जो कि एंगुलर ने खुद डेप्रिकेट कर दिया, हटा दिया, मना कर दिया, इस पे काम नहीं करो, तो वो 2016 में बंद हो गया था। ठीक है, अभी भी कुछ एप्लीकेशन उस पर बनी हुई है और वो चल रही है अभी तक। तो अब डेवलपर उस पर काम करेंगे तो बोलेंगे भाई डेप्रिकेट है, बिला वजह हम कर रहे हैं, तो ना कुछ सीख रहे हैं, ना कुछ हमारी ग्रोथ हो रही है, तो ये मसला है बस। बाकी जो भी फ्रेमवर्क हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं, किस पे भी काम करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है, कोई भी मसला नहीं होता कि भाई आपने रिएक्ट पे किया है तो आपका एंगुलर पे नहीं आता, एंगुलर पे किया तो रिएक्ट पे नहीं आता, ऐसा नहीं होता, खुद आया था। कंपनी टाइम भी देती है कि चलो 1 हफ्ता ले लो, एंगुलर सीख लो थोड़ी सही से, और फिर अगले हफ्ते काम शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। एक ही बात है, बोले तो ऑप्टिमाइज है, एक ही बात है। एसईओ कंटेंट क्यूसी वर्जन चैट जीपीटी जो है ना वो नेक्स्ट जेएस पे बनाया गया था, हाँ, और रिसेंटली उन्होंने माइग्रेट किया उसको रिमिक्स के ऊपर आ गया, ठीक है। तो वो अलग अलग यूज केस के हिसाब से, और मतलब हम ये नहीं बोलते ये अच्छा है बुरा है, भाई जहाँ आपका यूज केस अच्छा फिट हो रहा हो ना, वहाँ पे वो चीज़ यूज करो। हाँ वो तो बैकएंड तो पे ही है ना, फ्रंट एंड की बात करें, जो इंटरफेस देखते हैं ना चैट का, हाँ तो इसमें देखिए मसला क्या होता है, आपने रिएक्ट वाले बंदों को फॉलो किया होगा तो रिएक्ट वाला बंदा रिएक्ट ही तारीफ करेगा, अगर आप एंगुलर वाले को फॉलो करोगे बोले एंगुलर अच्छी और कुछ नहीं, तो ये तो चलता है दुनिया में। आप YouTube पे सर्च करें, बोलेगा नेक्स्ट जेएस खत्म, नेक्स्ट जेएस यूज़ नहीं करना, ये मसले हैं, वो मसले हैं, नेक्स्ट जेएस की बुराइयां मारी हुई होंगी लोगों ने ना, और वही लोग बोल रहे होंगे कि ना आप एंगुलर यूज़ करो,
फिर आप YouTube पे दोबारा सर्च करो क्या एंगुलर अच्छी है, लोगों ने बोला नहीं एंगुलर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर बोला रिएक्ट अच्छी है, वीडियोस निकलेंगी नहीं, रिएक्ट भी अच्छी नहीं है। फिर बंदा क्या करे? तो ये तो चलता है दुनिया में, ये होता रहता है। कुछ कंपनीज अपनी प्रमोशन करवाती हैं और कुछ लोग बिला वजह करते हैं व्यूज के लिए, जो नॉर्मल चीज़ों में होता है ना, तो व्यूज के लिए क्या क्या करते हैं लोग, टेक्नोलॉजी में भी होता है। व्यूज के चक्कर में गलत चीज़ बता दी, ये भाई इतनी अच्छी चीज़ हमने लगा दी और लिखा हुआ है भाई डोंट यूज नेक्स्ट.js, बंदा देख के बोला भाई क्या हो गया सब खत्म हो गई क्या नेक्स्ट.js, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट.js का सिर्फ मसला ये है कि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है ना। अभी तो थोड़ा इन्होंने कम कर दिया, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में ना इन्होंने बहुत रैपिडली अपडेट्स भेजी हैं। इससे जो है ना मसला होता है बहुत ज़्यादा। क्यों मसला होता है कि एक कंपनी उसने अपनी पूरी ऐप नेक्स्ट.js पे बनाई, 1 साल लगा दिया, तो इतने डेवलपर्स हायर करे, इतना पैसा लगाया, अगले साल नेक्स्ट.js ने नया वर्जन लॉन्च किया और सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब कंपनी को भी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वरना ऐप जो आउटडेटेड हो जाएगी। चलो कंपनी बोले चलो तो खैर आते रहते हैं वर्जन, कोई मसला नहीं है, चेंज करवा लेते हैं। कंपनी ने चेंज करवाया, 3 महीने बाद उसने फिर ऐसा वर्जन दिया कि सब चेंज। फिर कंपनी बोले यार नहीं चलो करवा ले, फिर 3 महीने बाद दोबारा ऐसा कर दिया कि सब चेंज। ठीक है, तो 2-3 सालों से नेक्स्ट.js में ऐसा चला है, लेकिन अब काफ़ी स्टेबल हो गई है और अब जो है ना चीज़ें जो हैं वो ये हैं, और अपडेट आती है तो जो मेन चीज़ें उस पर फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, लेकिन वो जो अपडेट लेके आ रहे हैं ना वो भी अच्छी भी है, क्या मैं नहीं यार ये तो अपडेट तो अच्छी है, लेकिन जो हमने कोड किया वो बेकार गया। दोनों फैक्टर्स हैं इसके, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। और अच्छी बहुत कर दी, जाहिर सी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई, उसकी एरर हैंडलिंग इतनी अच्छी हो गई, तो इस वजह से जो है ना लोग यूज कर वर्सल का। वर्सल एक कंपनी है, वर्सल एक प्राइवेट एंटिटी है, किसी बनकोरे की है, पाकिस्तानी की तो नहीं है। ठीक है, तो वर्सल का भी एक बड़ा नाम है, मतलब फेसबुक का बड़ा नाम है, तो वर्सल का भी बड़ा नाम है। और वर्सल जैसे नेटलिफाई भी वर्सल का ही है, ठीक है, तो क्या यार इसकी कोई है कोई ना कोई ताल्लुक है इसके साथ। तो इसे ना बनाती कंपनीज बहुत है इस तरह। वर्सल और भी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। वर्सल ने AI टूल भी बनाया V0 के नाम से, वो आपको जो है ना खुद से फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना देता है प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम कर रहा है वर्सल, AI के ऊपर बहुत काम कर रहा है। ठीक है, तो बस ये इसी वजह से नेक्स्ट.js का मसला हुआ था, बाकी नेक्स्ट.js अच्छी है। ठीक है, और फ्रेमवर्क है, और अब ये डिपेंड करता है। अगर आप कोई ना डैशबोर्ड बना रहे हैं, कोई डैशबोर्ड जैसे ऐसी एप्लीकेशन जो कि इंटरनली यूज़ होगी, जैसे आप कोई POS सिस्टम बना रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, आप ERP जैसी चीज़ बना रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल यूज़ होगी, इनका पब्लिकली कोई काम नहीं है ना, तो वहाँ पे रिएक्ट बेस्ट है। ठीक है, और अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं जो पब्लिकली लॉन्च होगी, उसको लोग सर्च करेंगे, उस पर विजिट करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट.js कि उसमें SEO की सपोर्ट डाल दें, सर्वर साइड रेंडरिंग और ये सारी चीज़ें उस पर जो है ना बेहतरीन डाल दें। जैसे फायरबेस भी सिक्योर हो सकता है नेक्स्ट.js के ऊपर, कि नेक्स्ट.js में ना कुछ सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। सर्वर का मतलब ये होता है, जैसा भी हम चीज़ कर रहे हैं ना, ये सर्वर नहीं है, ये क्लाइंट है। तो पूरा का पूरा पेज हमें व्यू पेज सोर्स में नजर आ रहा है। सर्वर का मतलब ये होता है कि हमारे पे जो पेज है ना, पेज वो सर्वर पे रेडी हो गया। जैसा भी हम इनर HTML करते हैं, डॉम पे कुछ शो करवाते हैं, तो ये सारा ऑपरेशन सर्वर पे चल गए, और सर्वर से जब पेज डाउनलोड हुआ ना, इसमें वो रेडीमेड पेज डाउनलोड हुआ।
ठीक है ना। तो इससे परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। यूजर को लोडेड नजर नहीं आएगा। क्यों लोडेड नजर नहीं आएगा? सब कुछ सर्वर पे लोड होकर आ गया, ठीक है ना। तो डायरेक्टली यूजर को पेज शो हुआ, तो इसका ये फायदा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग का। तो फायरबेस वाले जो काम है वो भी सर्वर पे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सर्वर वाला कंपोनेंट यूजर को नजर भी नहीं आएगा, यूजर को बस वो नजर आएगा जो उसको देखना था, और उसके बाद रेडी आएगा वो। तो इस वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो ये अच्छी सपोर्ट है, ठीक है ना। और इसके साथ एक RMP ऐप होती है, फीचर होता है एक, जो गूगल पे जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं ना, तो आपने देखा होगा मोबाइल पे जब जाते हैं गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, गूगल उस वेबसाइट पे जाए बगैर उसका पहला पेज दिखा देता है आपको। मतलब डोमेन google.com ही आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उस पे ना वो पेज नजर आ जाता है, ताकि पूरी वेबसाइट लोड ना हो, यूजर बाहर से थोड़ा सा देख ले कि भाई इस पेज के अंदर क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फीचर्स जो है ना Next.js ने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। और भी अभी वर्किंग चल रही है चीज़ों पे। लाइट क्या लंबी भाई, सो जनरेटर, चलो टाइम खत्म हो गया हमारा तो सही जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखेंगे, ऐसा नहीं Next.js भी करेंगे सारी चीज़ें उसमें जो भी हैं। और है वो सारी रिएक्ट ही, जो रिएक्ट है वही Next.js है। कोर कॉन्सेप्ट जो है ना, कोर वो रिएक्ट से देखेंगे, और बाकी फिर उसको Next.js पे मूव करके सब कुछ उस पर देख लेंगे। यूज केस आपने समझे ना, मैंने क्या बताया, पब्लिक वाली है तो Next.js, इंटरनल यूज होगी, डैशबोर्ड है सिर्फ React.js। SEO अच्छी देता है मतलब Next.js। SEO React में SEO नहीं कर सकते ना, React में कोई ऐसा फीचर नहीं, ठीक है। तो Next.js ने अच्छी सपोर्ट दे दी है, और सर्वर साइड जो कंपोनेंट होते हैं ना उसकी SEO अच्छी होती है। फेसबुक बहुत सारी चीज़ों पे, फेसबुक PHP, React, Next.js, ठीक है, और भी बहुत सारी पाइथन, सब बहुत कुछ चला है। फेसबुक है ना, वो छोटी वेबसाइट पे है, ठीक है भाई। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।